start today's lecture. ठीक, आज बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे +1 का क्या पूरे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ना केवल +1, this will be important in +1 as well as in +2, ठीक, as well as in competitions। मजे की बात क्या है, ये +1 में केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, +2 में फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट, एक ये वाली लाइट बंद कर देते हैं, उसका ग्लेयर आता है, अपन बंद कर देते हैं, बिना ग्लेयर के पढ़ेंगे तसल्ली से। ठीक, तो कंपटीशन में बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन 101% आना है। ठीक, +1 में तो आना ही आना है, कंपटीशन में 101% आना है, और फिजिक्स में भी आपको इसकी मदद मिलेगी। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर्स मॉडल of an atom। देखिए बेटे, हमने रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ा और हमने रुदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स पढ़े। हमने बोला रुदरफोर्ड मॉडल क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के आसपास मूव करता है लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। लेकिन मैक्सवेल ने कहा व्हेनेवर अ चार्ज्ड बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज्ड बॉडी इट कंटिन्यूअसली लूजेस इट्स एनर्जी। So electron should lose its energy and will fall on the nucleus. And this must happen in 10 to the power minus 8 seconds. जिसको मैं डेथ स्पाइरल कहा था, जो मैंने तुम्हें समझाया था। तो इसलिए रुदरफोर्ड का मॉडल खराब हो गया, खत्म हो गया। तो कुछ सालों बाद हमारे पास आया बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। हालांकि नील बोहर को बेटा नोबेल प्राइज मिला था, but not for his model. He explained number of things which are very important। हम देखेंगे किन किन चीजों पे उसको ये नोबेल प्राइज मिला था। आज का जो हमारा लेक्चर होगा बेटा वो सिर्फ बोहर थ्योरी के जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, व्हाट यू कैन से, जो उसकी थ्योरी है, थ्योरी पे होगा। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लंबा काम है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। ठीक, तो चलिए अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बोहर मॉडल ऑफ एन एटम में पोस्टुलेट्स ऑफ एटम, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। देखो बेटा बोहर ने क्या क्या कहा और कैसे कैसे कहा, ध्यान से समझिएगा। बोहर ने कहा बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, मूव अराउंड the nucleus in fixed circular paths, in fixed circular paths called as orbits, called as orbits। तो पहली बात ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं। जैसा हमें रुदरफोर्ड ने बोला था, कोई नई चीज नहीं है। ठीक, सिर्फ एक नई चीज ये है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। ठीक, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, और मेरे बच्चों ये थर्ड ऑर्बिट है, and so and forth। ऐसे इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in fixed circular path called as orbits। बेटा इन ऑर्बिट्स को उसने नाम दिया K, L, M, N onwards। ठीक, यानी पहले ऑर्बिट को उसने नाम दिया K। ठीक है जी, ये ऑर्बिट है तो पहले ऑर्बिट को क्या नाम देता है, K ऑर्बिट। ठीक, दूसरे को क्या देता है बेटा L, तीसरे को देता M, यानी इसके बाद अल्फाबेटिकली K, L, M, N, O, P। अब सबसे पहला मजेदार क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, क्या बोहर कोई भी सी नहीं आती? तो फिर A से क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया यार? अगर इसको अल्फाबेटिकली देना ही है तो A से क्यों नहीं स्टार्ट किया? उसने K से ही नाम क्यों किया? ये क्वेश्चन किसने पूछना नहीं, जस्ट जनरल नॉलेज। ठीक, देखो बेटे रीजन क्या था इसका कि बोहर को लगता था कि हो सकता है कि इसके अंदर और शेल्स भी आ जाए। अभी साइंस की तरक्की तो चल ही रही है, साइंस तो तरक्की हमेशा करती रहती है।
तो बोहर को था कि फ्यूचर में हो सकता है कि इसके अंदर भी कोई शेल्स आ जाएं, और अगर इसके अंदर कोई नई शेल्स आ गई बेटा तो उसको नाम कैसे करेंगे। उसने कुछ अल्फाबेट छोड़ दिए ताकि इसके अंदर अगर नई शेल्स डिस्कवर हो जाएं तो उसको नाम दिया जा सके। जैसे माय डियर बच्चों, हमारे पास में एक चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये +1 का ही चैप्टर है, उसमें बड़े मजे के लॉज हैं। एक लॉ है जिसका नाम है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक है जिसका नाम है 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक है जिसका नाम है 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात है 0 से क्यों शुरू किया। मजे की बात यह थी कि जो पहला लॉ थर्मोडायनेमिक्स में दिया गया था उसको 1st लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला, ठीक। और बाद में एक नया लॉ निकल के सामने आया जो 1st लॉ से भी ज्यादा बेसिक था। अब 1st लॉ उसके बिना सोचा ही नहीं जा सकता था बेसिकली, यानी उसको समझने के बाद 1st लॉ की स्टडी बहुत इजी हो जाती थी, वो उससे भी ज्यादा बेसिक था। तो साइंटिस्ट ने बोला अभी भैया 1 से नीचे वाला कोई लॉ देना पड़ेगा, तो उसका नाम 0th लॉ रख दिया। मान लो आप में से कोई बच्चा आने वाले टाइम में उससे भी बेसिक लॉ निकाल के रख दे तो उसको क्या नाम देंगे। -1 लॉ है भाई। इसी चीज से बचने के लिए बोहर ने क्या किया, उसको लगता था कि हो सकता है कि इसके अंदर और भी ऑर्बिट्स आ जाएं, ठीक, फ्यूचर में डिस्कवर हो जाएं, तो उसने कुछ अल्फाबेट्स उसने छोड़ दिए, ठीक, ABCD छोड़ दिए ताकि अगर अंदर की शेल्स आई तो उसको भी वो भर सके। इसके पीछे बहुत सारे रीजन और भी दिए जाते हैं बेटा, ठीक। एक कैप्चर के बारे में कभी फिर फ्यूचर में बताऊंगा मैं आपको, ठीक, उसकी वजह से भी दिया जाता है। बट एक बड़ा मस्त रीजन ऐसे भी दिया जाता है, कहते हैं ग्रीस में एक भगवान का नाम है क्रैमिनस। जैसे हमारे हिंदुस्तान में भगवान गणेश है, हम अच्छे काम की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से करते हैं ना, तो ग्रीस में क्रैमिनस के नाम से हर अच्छे काम की शुरुआत होती है। तो कहते हैं उसके रिस्पेक्ट में दिया, नोबडी नोज। बट एक बात जरूर है कि हाँ, इतना जरूर था कि बोहर ने अपनी स्पीच में भी ये बोला था कि उसको लगता था कि हो सकता है इस ऑर्बिट के अंदर और ऑर्बिट भी आ जाएं, तो इसलिए उसने कुछ अल्फाबेट छोड़ दिए, जस्ट नेम इट फ्रॉम KLMN ऑनवर्ड्स। तो पहला पॉस्टुलेट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट। रुदरफोर्ड ने बोला था इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन रुदरफोर्ड ने कोई ऑर्बिट का काम नहीं बोला, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं बोली, उसने बोला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसने बोला कि फिक्स्ड पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक। दूसरी बात ये क्या बोलता है बेटे, दूसरी बात ये बोलता है ईच ऑर्बिट is associated with a specific amount of energy, with a specific amount of energy. Each orbit is associated with a specific amount of energy. Therefore, they are also called as energy states, also called as energy states या energy shells. They can be called as energy states or they can be called as energy shells. होता हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होगी, ठीक, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी एनर्जी होगी। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी होगी जितनी उस ऑर्बिट की एनर्जी होती है। समझ में आई। तो हर ऑर्बिट एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक, यानी हर ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू है। समझ में आई। इसलिए हर ऑर्बिट को एनर्जी स्टेट भी बोला गया, ठीक। तीसरी बात यह बोलता है while moving in an orbit, while moving in an orbit, electron does not lose or gain energy, by itself, gain energy by itself. Therefore, they are also
called as stationary states. Stationary states, ठीक है जी। क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, ना तो वो अपने आप एनर्जी को लूज करता है, ना वो अपने आप एनर्जी को गेन करता है। जब तक उसको बाहर से एनर्जी नहीं प्रोवाइड होगी, ना वो एनर्जी गेन करेगा, ना वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, वो उसी ऑर्बिट में मूव करता चला जाएगा। बेटा यही तो रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक था ना। रुदरफोर्ड में क्या था कि वो एनर्जी लूज करेगा, मैक्सवेल ने कहा वो एनर्जी लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आएगा, न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। अब ये मॉडल में इसने बोल दिया कि जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इट विल नीदर लूज इट्स एनर्जी, ना तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, ना अपनी एनर्जी गेन करेगा। अपने आप ना एनर्जी लूज करता है, अपने आप ना एनर्जी गेन करता है। समझ में आई बात? इट नीदर लूजेस एनर्जी, नीदर इट गेन्स एनर्जी बाय इटसेल्फ। ठीक, समझ में आई बात? पर मजे की बात बेटा, इस नील बोर को जब नोबेल प्राइज मिला 1926 में, तो उसकी स्पीच सुनिएगा कभी। अब तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, हो सकता है बहुत की स्पीच भी अवेलेबल हो। तो बेटा उसने बोला अपनी स्पीच में, आई माई सेल्फ डू नॉट नो व्हाई माई ऑर्बिट्स, आई माई सेल्फ डू नॉट नो व्हाई माई ऑर्बिट्स आर इम्यून नॉट टू रिलीज एनर्जी। कहता मेरे को खुद नहीं पता है कि मेरे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ते क्यों नहीं, उसका लॉजिक नहीं उसको पता है, पर बोलते ऐसा होता है, तभी एटम स्टेबल हो सकता है। क्लियर? मतलब उसने अपने एक पोस्टुलेट दिया कि जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एनर्जी लूज नहीं करता होगा, एनर्जी गेन नहीं करता होगा, उसी में मूव करता होगा, तभी एटम स्टेबल होगा। पर वो बोलता है मेरे को उसका रीजन नहीं मालूम है, ही डज नॉट नो द रीजन ऑफ दैट। हालांकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए उसने इसके एक दो रीजन ऐसे दिए हैं चलते फिरते, जो रीजन रुदरफोर्ड ने भी दिए थे, बट एग्जैक्ट रीजन उसको नहीं मालूम था। समझ में आई बात? बट उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करता ना गेन करता, इसीलिए एटम स्टेबल है। क्लियर? और स्टेशनरी स्टेट का यहां पे मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी स्टेट का मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी, it will neither lose energy nor it gains energy, its energy becomes stationary। समझ में आई बात? क्लियर? ये तीसरा पॉइंट था। ठीक, चौथा पॉइंट देखिए प्लीज। ठीक, अब इसमें बता दिया भी ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते हैं। क्या ऑर्बिट मेरे पापे की वो है कि जहां मर्जी बना दूं? कुछ तो होगा ना। तो इसने बोला ओनली those orbits are possible, those orbits are possible, only those orbits are possible whose angular momentum is whole number multiple of h upon 2 pi। ठीक है जी। बेटा सबसे पहली बात, व्हाट इज मोमेंटम? बेटा मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी, इसको अपन मोमेंटम बोलते हैं। बेटा कोई चीज जब मूव कर रही होती है, उसका कुछ मास होता है और मूव कर रही होती है, तो क्या होता है? उसका मोमेंटम होता है। ठीक, और अगर वो किसी रेडियस में मूव कर रही हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दे तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो एमवीआर इज एंगुलर मोमेंटम। जैसे बेटा एक पत्थर ले लो, पत्थर को एक रस्सी से बांध दो और उस रस्सी को पकड़ के पहले बाहर को फिर अंदर को धक्का मारो, ऐसे धक्का मारो तो इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग, इजंट इट? तो बेटा जब आपने धक्का मारा, उसको कुछ वेलोसिटी दी, उसका कुछ मास था, और एंगल में वो मूव कर रही थी, रेडियस में वो मूव कर रही थी, उसका एंगुलर मोमेंटम बन गया। सो एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ अ थिंग मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ और रेडियस। ठीक, विद एन एंगल यू कैन से रादर।
तो बेटा हमारे पास MBR कहता ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल whose angular momentum is whole number multiple of h by 2 pi। क्या कहता है कि सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi है। Where what is h? You very well know. H is Planck's constant. And what is the value of h? Remind me. That is 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड्स। ठीक है जी। तो बच्चा लोग ऐसा बोलता है सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi है। मतलब कहने का ये है मेरे बच्चे कि हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो MBR, तो n की वैल्यू हो गई 1, ऊपर आ गया h by 2 pi, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा h by 2 pi। h कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पता है, 2 कांस्टेंट है, वैल्यू पता है, पाई कांस्टेंट है, वैल्यू पता है, वैल्यू निकाल लो भाई। इसी तरह से अगर सेकंड MBR निकालना है सेकंड का, तो 2h upon 2 pi, जहां पे n की वैल्यू 2 आई तो 2 से 2 कट गया, क्या आया h by pi। अगर थर्ड हुआ तो 3h by 2 pi। बात समझ में आई? तो कहता है सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi होता है। ठीक। अब मेरे बच्चों साइंटिस्ट जो होते हैं ना बड़े कामचोर होते हैं। वो कामचोर तो नहीं, मतलब बहुत जल्दी काम को करना चाहते हैं, वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो h by 2 pi क्वांटिटी है ना, इसको शॉर्टकट में लिख दिया ऐसे h के ऊपर बार, इसको बोल दिया h डिराक। क्या बोल दिया? h डिराक। डिराक DIRAC, h डिराक। अगर कोई बोले h के ऊपर बार मतलब h by 2 pi, तो 2 pi के लिए से बार लगा दी, बस। हम बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, जल्दी जल्दी कर लिया करेंगे। जैसे फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे h बार यानी h डिराक, सेकंड शेल का 2h डिराक, थर्ड शेल का 3h डिराक, और h डिराक कितना? h by 2 pi। ऐसे करके छोटे में लिखा हो सकता है। तो कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना, h के ऊपर ऐसे डंडा लगा हुआ, समझ लेना h डिराक है। पर यहां से खास बात क्या हुई कि भैया इसने एंगुलर मोमेंटम की क्या कर दी? क्वांटाइजेशन कर दी। ठीक। इसकी डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यू हो गई ना मेरे बच्चों। तो इसने क्या किया? एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, Now what do you mean by quantized बेटे? Anything which have a discrete definite value, जिसकी कोई डेफिनेट वैल्यू होगी। अब देखो बेटा 1h by 2 pi और 2h by 2 pi में फर्क होगा ना। ठीक है, 1h by 1 pi, h by 2 pi और 2h by 2 pi, इसमें फर्क होगा ना बेटा, एक डेफिनेट फर्क होगा। उसकी वजह से ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस भी क्या होगा? डेफिनेट होगा। तो ऑब्वियसली हर जगह ऑर्बिट नहीं बनाए जा सकते, हर जगह ऑर्बिट नहीं बनाए जा सकते। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल whose angular momentum is whole number multiple of h by 2 pi, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ठीक है बेटे बच्चों। देखो बेटे, कोई नेट की छोटी मोटी प्रॉब्लम आए घबराने का नहीं है। आप सुनते चले जाएं, समझते चले जाएं, ठीक, लिखते चले जाएं। मैं पूरा बोलता हूं, पूरा समझाता हूं। ठीक, आप आराम से लिखें। लेक्चर तो आपको फिर भी मिल ही जाना है रिकॉर्डेड में, सो टेंशन किस बात की। सो छोटी मोटी वरीज को मत सोचा करें। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इस सब में 41-42 स्टूडेंट होते हैं। ठीक, तो उसमें से 2-3 बच्चों का कभी नेटवर्क खराब हो जाता है या मेरा खराब हो जाता है, बाकियों को मिल रहा होता है। ठीक, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट किया करें। ठीक, आपको लेक्चर तो पूरा मिल ही जाएगा। ठीक, anyhow only those orbits are possible whose angular momentum is whole number multiple of h by 2 pi। बेटा इसने एंगुलर मोमेंटम की क्या की? क्वांटाइजेशन की। और बेटा इसी पर्टिकुलर चीज पे बोहर को नोबेल प्राइज भी मिला है। बोहर को नोबेल प्राइज 2 चीजों पे मिला था बेटा। एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
यानी उसने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्वांटाइज कर दी, उसकी डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यू कर दी। और दूसरी बात, एक्सप्लेनिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, अभी आगे जाके बताएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन किया था। इन दो चीजों को उसको नोबेल प्राइज मिला था मेरे बच्चों। आज बोहर का सारा मॉडल गलत है, लेकिन ये आज भी सही है। आज भी किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालते हो किसी मेन शेल में, तो यही फॉर्मूला लगता है, mvr इज इक्वल टू h/2π। और बोहर की जितनी भी कैलकुलेशन फ्यूचर में हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी इसी के ऊपर आएंगी। mvr इज इक्वल टू nh/2π, where n is number of orbit, first orbit, second orbit, third orbit. So n can be any whole number, 1 2 3 4 5 whatever, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट बता रहा है। तो चौथा पॉस्टुलेट, पहला उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द घूमता है, किसमें घूमता है, ऑर्बिट में। बोलता ऑर्बिट के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, यानी उसकी एक डेफिनेट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की उतनी एनर्जी रहेगी उस ऑर्बिट में, इसलिए उसको एनर्जी स्टेट भी बोला क्योंकि एनर्जी ना तो वो लूज करता है ना गेन करता है जब वो एक ऑर्बिट में घूम रहा होता है, इसलिए उसको स्टेशनरी स्टेट बोला। और वो ऑर्बिट होते कहां है, सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π है, सिर्फ वही पॉसिबल है। क्लियर? पॉइंट नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा, ये दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज मिला है। मैंने बोला नोबेल प्राइज दो चीजों पे मिला है, ठीक। बोलता है whenever energy is given to electron from the outer source, energy is given to an electron by outside source, electron by outside source, it absorbs that energy, it absorbs that energy and jumps into the higher subshell, and jumps into the higher subshell, higher shell. It jumps into the higher shell, which is called as excited state of electron, which is called as excited state, which is called as excited state of electron, excited state of electron। कहता है कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन था, ये यहां पे मौज मस्ती मार रहा था, फर्स्ट शेल पे था, मैंने बाहर से इसको कुछ एनर्जी दी, ठीक है जी, ये बाहर से एनर्जी इसको आई। अब बेटे अपने आप तो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता था, अपने आप एनर्जी रिलीज नहीं करता था, पर बाहर से तो ले लेगा ना। अब इसने एनर्जी ली और एनर्जी लेने के बाद इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब इसकी एनर्जी बढ़ गई तो जिस शेल में था उससे एनर्जी ज्यादा हो गई, तो अब उस शेल में पहुंच जाएगा जिसके बराबर इसकी एनर्जी हो जाएगी, यानी ये यहां से जंप कर जाएगा इन द हायर शेल जिसके बराबर इसकी एनर्जी हो जाएगी, ठीक। और इसको हम बोल देंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। सो ये जो है हमारे पास, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। और बेटे जहां इलेक्ट्रॉन पहले पाया जाता था उसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ठीक है जी। यानी ग्राउंड स्टेट पे आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, उसने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, उसकी एनर्जी बढ़ गई, बढ़ने के बाद वो उस ऑर्बिट में जंप कर गया जिस ऑर्बिट के बराबर उसकी एनर्जी हो गई। एक भिखारी, उस भिखारी ने बाजार से एक लॉटरी खरीद ली, स्लम में रहता था बेचारा, कैसे कैसे करके भिखारी ने एक लॉटरी खरीद ली और अचानक उसकी लॉटरी निकला। लॉटरी निकलाने से पैसा खूब सारा मिल गया। अब फिर खूब सारा पैसा मिला, भाई उसने एनर्जी पैसा लिया, अब क्या उस स्लम में रहेगा?
नहीं। अब अपने पैसे के हिसाब से वो एक नया घर लेगा जो उसकी अब की यू कैन से स्टेटस पे ठीक होता होगा, वो उधर ले लेगा, स्लम छोड़ के वहां रहने चला जाएगा। ठीक, सो दिस इज एक्साइटेड स्टेट, है ना। और खुश होगा ना, देखो एक्साइटेड स्टेट का मतलब अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये खुशी से जंप मारता, मेरी एनर्जी बढ़ गई, ऊपर जंप मार दिया, है ना, एक्साइट हो गया। जैसे भिखारी अपनी लॉटरी निकलने का एक्साइट हो गया, मजे आ गए, यस आई डिड इट, और सीधे ऊपर जंप कर मार दिया। ठीक है जी। पर बेटा एक्साइटेड स्टेट्स आर ऑलवेज टेम्परेरी, एक्साइटेड स्टेट हमेशा टेम्परेरी होती है। कभी बहुत खुश होंगे तो क्या जिंदगी भर खुश रहोगे, यस वी आर वेरी हैप्पी, ऐसा तो नहीं होगा ना। या कभी बहुत ज्यादा यू कैन से प्लेजर फील कर रहे होंगे तो क्या सारी जिंदगी मजे लेते रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। These are excited states, excited state of mind, and they are always temporary. We have to come back. उसी तरह से जब इसको एनर्जी मिली ऊपर चला गया एक्साइटेड स्टेट विच वाज टेम्परेरी। ठीक, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लूज करेगा ही एंड विल फॉल बैक इन द ग्राउंड स्टेट। जैसे भिखारी ने लॉटरी से पैसे लिए और सारे पैसे का घर खरीद लिया अपनी स्टेटस के हिसाब से। अब घर तो खरीद लिया, अब खाने के लिए पैसे नहीं, फिर भीख मांगना शुरू। अब भीख मांगना शुरू तो क्या अब खर्चे पट नहीं रहे, खर्चे ज्यादा कर लिए, पट नहीं रहे हैं तो घर सेल करके फिर दोबारा भिखारी, दोबारा ग्राउंड स्टेट पे। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटे वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर स्टेट में चल जाता है जो कि एक एक्साइटेड स्टेट होती है। और मैंने बोला एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होती है। इलेक्ट्रॉन टेम्परेरी वहां तक रहेगा, इट विल सर्टेनली लूज दैट एनर्जी and will come back in the ground state by losing that energy। यानी 6 पॉइंट देखो, 6 पॉइंट बोलता है excited state is temporary, electron lose that energy and comes back in the ground state, ठीक है जी। बेटा हमेशा याद रखना ज्यादा एनर्जेटिक स्टेट्स आर लेस स्टेबल, है ना भाई। जिस दिन तुम्हारे अंदर की एनर्जी पूरी निचड़ी हुई होगी तो जहां बैठे वहीं बैठे रहोगे, इधर उधर हिलोगे नहीं, शरारतें करोगे नहीं, मम्मी को पूरा सुख दोगे, है ना। पर जिस दिन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ना, कभी इधर कूद कभी उधर कूद, कभी यहाँ गंद डाल कभी वहां गंद डाल, पूरी तरह अनस्टेबल रहोगे, मम्मा को भी अनस्टेबल करोगे, है ना। तो बेटा जितनी लेस एनर्जी होती ना उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ करती है। अब आपने इलेक्ट्रॉन को वहां से एनर्जी खिला दी, उसने एनर्जी खाई, खुशी से जंप मार गया ऊपर जाके पता चला यार अब ये तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, आई एम नॉट स्टेबल, इट विल लूज दैट एनर्जी एंड विल कम बैक इन द ग्राउंड स्टेट। पर ग्राउंड स्टेट आने के इसके 2 तरीके हैं। मान लो ये मेरे ऑर्बिट्स हैं बेटे, गोल गोल होते हैं ऑर्बिट ना, पर मैं तुम्हें ऐसे बताने के लिए ऐसे बना रहा हूं। ये मान लो अपने ऑर्बिट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं। इलेक्ट्रॉन यहां था, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन यहां था, ठीक है जी। और इसको आपने दी एनर्जी, ये आई थी एनर्जी इसके ऊपर, ठीक। एनर्जी को इसने किया एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके इस इलेक्ट्रॉन ने मारी जंप और सीधे पहुंच गया यहां, ठीक। ये मारी इसने जंप, और इस जंप के बाद ये जंप जरा इस पेन से नहीं लगी, ये पेन खराब हो गया, फेंक देंगे। ये जंप मारी, ठीक है जी, यहां पहुंच गया, ठीक। अब यहां पहुंचने के बाद ये 2 तरीके से नीचे आ सकता है। तरीका नंबर 1, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी एक ही बार में बाहर फेंके और नीचे, यानी भिखारी की जितनी लॉटरी लगी एक ही बार में खर्च करे, 0 हो जाए, फिर वापस। तो इससे जब ये वापस आएगा तो ऑब्वियसली इट हैज टू लूज सम एनर्जी। जितनी एनर्जी इसने ली थी वो एनर्जी तो लूज करेगा, बट एक ही बार लूज करेगा।
एक ही बार नीचे आया तो एक ही बार लूज करेगा, इसको बोलेंगे सिंगलेट ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? सिंगलेट ट्रांजिशन। अगर एक ही बार नीचे आ जाता है, जितनी लूज की, जितनी गेन की, एक ही बारी में उसने क्या कर दी? लूज कर दी। ठीक है, जितनी गेन करी थी एक ही बार में लूज कर दी, इसको बोल देंगे सिंगलेट ट्रांजिशन। सिंगलेट ट्रांजिशन, ठीक है जी, एक ही बार में सिंगलेट ट्रांजिशन। और सिंगलेट ट्रांजिशन से जो एनर्जी बाहर जाती है उसको बोलते हैं फ्लोरिसेंस। क्या बोलते हैं? कि फ्लोरिसेंस हो गई, चमक हो गई। समझ में आई मेरी बात? और यहां फिर ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मौज मस्ती में यहां तो आ ही गया है, सोचता है चल यार यहाँ आ गया, पहले यहाँ जंप मार के यहाँ का भी देख लूं, क्या पता यहाँ स्टेबल हो जाऊं। तो एक बार इसने एनर्जी यहां छोड़ी, ठीक है जी। फिर इसको ये भी पसंद नहीं आया, इसने एक बार और एनर्जी छोड़ी, यहां पहुंचा दिया, ठीक है जी। और मेरे बच्चे एक बार फिर से एनर्जी बाहर गई, ठीक। फिर इसने यहाँ के भी दर्शन करने चाहे, चलो यार यहाँ पर भी घूमते घुमाते चलते हैं, ठीक। एक बार फिर से एनर्जी बाहर छोड़ी, ठीक। और फिर जाके वो ग्राउंड स्टेट पे गिरता है, एक बार फिर से एनर्जी छोड़ता है, ठीक। ऐसे अगर वो स्टेप्स में एनर्जी छोड़ेगा, इसको बोलेंगे ट्रिपलेट ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट ट्रांजिशन। ट्रिपलेट ट्रांजिशन। अगर वो स्टेप्स में एनर्जी छोड़ेगा तो बोलेंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3 नहीं होगा, ट्रिपलेट का मतलब 3 नहीं होगा, ठीक। ट्रिपलेट का मतलब स्टेप्स में, एक ही बार में सिंगलेट ट्रांजिशन, स्टेप्स में चाहे जितने भी स्टेप हो वो ट्रिपलेट ट्रांजिशन। बेटा ट्रिपलेट ट्रांजिशन से जो लाइट बाहर आएगी उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस, ठीक। ये जो बार बार लाइट बाहर आ रही है इसको अपन बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। यानी इलेक्ट्रॉन का नीचे आने का पैटर्न 2 तरीके से है, या तो एक ही बार एनर्जी छोड़े उसको बोलेंगे सिंगलेट ट्रांजिशन, और उससे जो लाइट बाहर आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? फ्लोरिसेंस। या वो स्टेप्स में बार बार नीचे गिरे, बार बार एनर्जी छोड़े, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? फॉस्फोरेसेंस। और ट्रांजिशन को बोलेंगे ट्रिपलेट ट्रांजिशन। बेटे कभी शमशान घाट का भूत देखा है? अरे किसी के घर के आसपास दूर से कहीं शमशान घाट दिखता है क्या? मैं एक्चुअली पहाड़ का रहने वाला था, मतलब मैंने अपना बचपन शिमला में गुजारा है, तो वहां पहाड़ियों पे घर के सामने से शमशान घाट दिख रहा होता है। अगर ताजा ताजा कोई मुर्दा जला हुआ हो तो रात को शमशान घाट से ग्रीन कलर की लाइट एमिट है। शमशान घाट का ग्रीन कलर की लाइट एमिट हो रही होती है। क्यों होती है वो ग्रीन कलर की लाइट एमिट? बेटा हमारी हड्डियों में फॉस्फोरस होता है, जब बंदे को जला दिया जाता है उसके सॉफ्ट पार्ट सारे जल जाते हैं, जो सख्त हड्डियां होती है ना वो नहीं जलती है, जिसको हिंदू लोग बोलते हैं ना अस्थियां, उसको कलेक्ट करते हैं और गंगा में बहाते हैं, ठीक, फूल बोलते हैं जिसको अस्थियां बोलते हैं। वो हार्ड हड्डियां होती हैं जो जलती नहीं। अब क्या इन हड्डियों में फॉस्फोरस होता है, और जब इस बंदे को जला दिया गया तो जलाने के बाद जो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स हैं that are in the excited states, वो excited state में आग बुझ गई, now they will come back into the ground state by losing that energy। और क्योंकि वो एक बार में नहीं आएंगे, ट्रिपलेट ट्रांजिशन के थ्रू आएंगे, तो इवन आग वाग बुझ गई होगी लेकिन वो लाइट बाहर एमिट होती रहेगी ग्रीन कलर की, जिसको अपन ने क्या बोला? फॉस्फोरेसेंस। इसीलिए तो उसका नाम फॉस्फोरेसेंस रखा, क्योंकि पहली बार डिस्कवरी फॉस्फोरस में किया गया था, इसलिए इसका नाम फॉस्फोरेसेंस रखा था। ट्रिपलेट ट्रांजिशन से जो लाइट एमिट होती रहती है उसको फॉस्फोरेसेंस या कोल्ड फायर बोलते हैं। आग तो लगी नहीं है, अब ठंडी ठंडी है, हाथ में डाल देना गर्म ही होती है, बट ये है कि यहाँ पे एक सोर्स नहीं है कोई लाइट का भी, सिर्फ ये कि इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट बाय ट्रिपलेट ट्रांजिशन, so they are giving out light, so that is called as phosphorescence, because first time it was discovered by, what you can say, phosphorus।
डिस्कवर्ड इन फॉस्फोरस, इसलिए फॉस्फोरस। अब ये जो लाइट कहता है जो बाहर निकलती है, इसी को एनालाइज करते हैं, एंड दिस इज द कॉज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जो आगे पढ़ाऊंगा बनता इसलिए है कि जब हम हाइड्रोजन के एटम्स को एनर्जी दे देते हैं, अब उसको एनर्जी दे दी बाय हीट करके, या उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास ऑन करवा दिया, एनर्जी दे दी, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है जंप कर गया हायर स्टेट में, विल फॉल बैक इन द ग्राउंड स्टेट। जब वो नीचे गिरेगा तो एनर्जी लूज करेगा, वो एनर्जी जो बाहर आएगी उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज करते हैं, जिससे हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। क्लियर? तो दिस वाज द कॉज ऑफ स्पेक्ट्रा। तो बोलता है एक्साइटेड स्टेट इज टेम्परेरी, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी and come back to the ground state, and this lost energy is the cause of hydrogen spectra. This lost energy is the cause of atomic spectra, is the cause of atomic spectra. एटम का जो स्पेक्ट्रा बनने वाला है वो इसी की वजह से बनने वाला है। जो एनर्जी ये बाहर फेंक रहा है उसी को एनालाइज किया जाएगा और उसी से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बनेगा। तो माय डियर बच्चों, क्या कहता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं, और जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in fixed circular path called as orbits. While moving in an orbit, electron does not lose or gain energy by itself. So they are called as stationary shells. Each orbit is associated with a specific amount of energy. Hence they are called as energy shells. Only those orbits are possible whose angular momentum is whole number multiple of h by 2 pi. Yani angular momentum of electron is always quantized. Whenever energy is given to an electron by outside source, by heating or by giving electric discharge, electron absorbs that energy and jumps into the higher shell, which is called as excited state of electron. Yeah, excited state. Excited states are temporary. Electron lose that energy and comes back to the ground state. It loses energy by two ways, by singlet transition or by triplet transition. In singlet transition, we get fluorescence. In triplet transition, we get phosphorescence. And this eliminated energy is analyzed to give us atomic spectra. So this was Bohr's model of an atom. ये सिर्फ थ्योरी पार्ट, अभी कैलकुलेशन करेंगे। पहले फटाफट से लिखो, क्या इसमें कोई दिक्कत है? Is there any problem in this? Yes or no? क्विकली लिखो, समझ में आ गया कि नहीं? अगर आ गया तो yes, नहीं आया तो no. ओके, ना अगली बात करते हैं बेटा लोग, calculations of Bohr model. Calculations on Bohr model. So next part we are doing calculations on Bohr model. देखो बेटा, जो बोहर मॉडल की कैलकुलेशंस हैं ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती हैं। सबसे पहली बात ये दिमाग में रख लेना कि बोहर्स मॉडल वाज बेस्ड ऑन
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बोहर मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बोहर मॉडल जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक, इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कैसे की जाती हैं? पहली बात, बोहर मॉडल की कैलकुलेशन हमेशा यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, इट इज एप्लीकेबल टू यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एप्लीकेबल टू यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। Now, what the hell is uni electronic system? यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? यूनी यानी एक, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के लिए पूरी तरह एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर हीलियम 1 पॉजिटिव, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया तो एक रह गया, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। It is applicable on lithium 2 positive। बेटा लिथियम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 2 चले गए, एक रह गया, तो लिथियम के लिए ये एप्लीकेबल है। It is applicable for बेरिलियम 3 positive या फिर सोडियम 10 positive, यानी जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, हम उसी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, एक्चुअली बोहर मॉडल में जो कैलकुलेशन है वो हाइड्रोजन एटम के लिए है, उसकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस इधर उधर जोड़ के बोहर ने बोला लगा लो। ठीक है, समझ में आई? तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, एंड थोड़ा सा यहां बना देते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इन दिस न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक, ये एक ऑर्बिट मैंने बना दिया, एक सर्कुलर पाथ मैंने बना दी, ऑर्बिट, एंड से इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, से इसको मैं आर ले लेता हूं। ठीक, देखो बेटा, बोहर के जो मॉडल, बोहर का जो मॉडल था वो किस चीज पे बेस्ड है? ये कहता है इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ को खींच रही है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, और एक फोर्स जो इसको बाहर की तरफ को लेके जाएगी वो कौन सी होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दूसरी फोर्स जो इसको बाहर लेके जाएगी वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, ये जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन को इनवर्ड ले जाने का काम करेगी क्योंकि अंदर की तरफ को लगेगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड ले जाने को करेगी क्योंकि बाहर की तरफ को लगेगी। और अगर एटम को स्टेबल होना है तो ऑटोमेटिक बात है ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बराबर होनी चाहिए, तभी एटम स्टेबल होगा। तभी ना तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, वहीं घूमता चला जाएगा। समझ में आई? तो ये दो फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज K? बेटे K होता है 1/4 पाई एफ। तुम्हें नहीं जानना कुछ भी, बस ये समझ लेना इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ यूनिट्स होती है एसआई में। ठीक, इन एसआई, और सीकेस में 1 होती है।
सीजीएस में 1 होती, तो k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 into 10 to the power 9। सीजीएस में यही वैल्यू ये एसआई में वैल्यू है, ठीक, और ये सीजीएस में 1 लेके चलते हैं। Q1 क्या है? Q1 है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, मान लेते हैं चार्ज ऑन न्यूक्लियस, यानी Q1 मान लिया हमने चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है जी, यानी ये Q1 है। और Q2 क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q2 क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो बेटा, न्यूक्लियस में चार्ज कहां से आया? न्यूक्लियस में दो चीजें, नंबर 1 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना? न्यूट्रल, कोई नहीं। दूसरी चीज क्या है? प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना? बेटा प्रोटॉन के बराबर, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज हो गया 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो न्यूक्लियस का चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन्स ओनली। तो अगर न्यूक्लियस का टोटल चार्ज देखा जाए तो कितना होगा बेटा? न्यूक्लियस का टोटल चार्ज देखा जाए तो कितना होगा बेटा? जितने इसमें प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर Z। तो जो Q1 है, Q1 हो जाएगा Z इंटू E। Z एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है इसलिए E लिखा। और Q2 कितना होगा? ऑब्वियसली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बराबर है। तो इसको इसमें पुट कर दो भाई, इस K को यहां बाद में लिख देंगे अपन, ठीक। हम इसमें इसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी K। Q1 क्या है? ZE, और Q2 क्या है? E अपॉन R², यानी K ZE स्क्वायर अपॉन R²। ये तो आ गई बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या आ गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है मेरे दोस्तों। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? mv² अपॉन R। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? mv² अपॉन R। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक। सर mv² अपॉन R ना सेंट्रीपिटल के लिए लिखते हैं भैया, जितनी सेंट्रीपिटल उतनी सेंट्रीफ्यूगल होगी यहाँ। तो दोनों बराबर होने से फॉर्मूला यही है, mv² अपॉन R। तो सबसे पहला बात हमेशा ध्यान में रखना कि बोर का मॉडल इस बात पे बेस था कि KZE² अपॉन R² इज इक्वल टू mv² अपॉन R, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज काउंटर बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप में से कोई मेरे को बोलेगा कि सर मैक्सवेल बोल चुका था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर सकती। बेटा बोहर ने बोला बैलेंस करती होगी तभी तो स्टेबल होगा, ठीक। एक चीज हमें ये पता होनी चाहिए। और दूसरी बात जो बोहर ने बिल्कुल साफ साफ बोला कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज nh अपॉन 2 पाई। ये दूसरी चीज थी जिससे हमें ऑर्बिट बनाया गया था, ऑर्बिट बताया गया था। अगर मेरे को ये दो चीजें ध्यान में है तो मैं बोहर मॉडल की कोई भी कैलकुलेशन कर सकता हूं, ठीक। तो बोहर मॉडल की कैलकुलेशन करने के लिए अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R² mv² अपॉन R, ठीक। और इसको हमने यहां से Q1 जो था चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ZE एंड E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ KZE² अपॉन R² और mv² अपॉन R, where K is a constant which is 1/4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू SI में 9 into 10 to the power 9 लेकिन CGS में 1 होती है, क्लियर। इसलिए कई लोग K को यूज भी नहीं करते, क्योंकि CGS में कैलकुलेट करते हैं तो 1 लेकर के रहते हैं,
ठीक ना। अब हम इसकी करेंगे कैलकुलेशंस। हमें यही दो फॉर्मूला बार बार यूज करने हैं और इसकी कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करने हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात हमारे पास आएगी रेडियस। हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट कि ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, पहले हम ये निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखो वेरी सिंपल। एज वी नो, क्या बेटा कुछ पता भी है? एज वी नो तो लिख दिए क्या? ये एज वी नो दैट के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमने यहां प्रूफ करके बता दिया है। ठीक, आर से आर हमने कैंसिल कर दिया, ये यहां कट गया, यहां से कट गया, तो हमारे पास बन गया विच एम्प्लाइज दैट के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। अब मेरे बच्चों जरा इधर ध्यान दो, देखो बेटा के कांस्टेंट है हमें पता है, जेड किसी भी एटम का कांस्टेंट होगा हमें पता है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमें मालूम है। बेटा आर तो रेडियस है, अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग होगी, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेकिन वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग। इसमें दो दो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अरे भाई दो दो वेरिएबल के साथ कैसे निकाले यार? एक वेरिएबल को तो हटाओ। तो हम ये जानते थे बिकॉज, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज NBR is NH अपॉन 2 पाई। बेटे हमने रेडियस निकालना है ना यहां पर, तो यहां से वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी आई NH अपॉन 2 पाई MR। क्यों जी? ये भी निकाला, MR नीचे, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ B in 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B in 1, हमने B की वैल्यू 1 में पुट कर डाली। अगर B की वैल्यू 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा? MBR, सॉरी 1 में KZE स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू M इंटू NH अपॉन 2 पाई MR का होल स्क्वायर। बोलो जी क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अरे बोलो कुछ समझ में भी आता है? स्क्वायर कर दिया। अब देखो भाई, ये एम यहां से कट गया तो ये वाला यहां से हट गया, ये आर कट गया तो यहां से ये हट गया। अब तुमने यहां से निकालना है आर। तो देखो मेरे बच्चों जरा ध्यान दे देना थोड़ा सा। ठीक, आर निकालना है, तो ये आर इधर ले जाओ, तो आर रेडियस किसी भी nth शेल का, ये n छोटा पैर में लिखा है, ठीक, ये मतलब nth शेल का रेडियस बोल रहा हूं, विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या आया n स्क्वायर h स्क्वायर, नीचे क्या आ गया बेटा जी? नीचे आ गया 4 पाई स्क्वायर, यहां से देखिए m, ये के जेड ई के नीचे गया कि नहीं? m के जेड ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला रेडियस का निकल के सामने आ गया बेटा जी। क्या? आर एन इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सर बोलो बच्चों क्लियर है? ये हमने सिर्फ यहां से सॉल्व किया सर। ठीक है?
अब इंटरेस्टिंग बात देखो बेटा, n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ शेल, कौन सी शेल है, वो वेरिएबल है। h इज प्लांट्स कांस्टेंट 6.626 10 to power minus 34 जूल सेकेंड। 4 पता ही है, 4 है यार, पाई पाई है। n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 into 10 to power minus 31 kg। के मैंने बोला था के जो होता है उसके एसआई में वैल्यू 9 into 10 to power 9 यूनिट्स। यूनिट अभी नहीं बताया, फिर यूज हो जाएंगे, ये +2 में आएगा आपको तब पता चलेगा, ठीक। और z जो है ये एटॉमिक नंबर है, ये भी वेरिएबल है, अलग अलग एटम का अलग अलग होगा। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पे भी उतना ही होता है 10 to the power minus 19 कूलम। अब ध्यान देना जरा बेटा, देखो क्या हमें x की वैल्यू पता है, क्या हमें 4 की वैल्यू पता है, क्या हमें पाई की वैल्यू पता है, क्या हमें m की वैल्यू पता है, क्या हमें k की वैल्यू पता है, क्या हमें e की वैल्यू पता है? जी हाँ सर, ये सारी वैल्यूज पता है, ठीक, ये सारी वैल्यूज पता है। आर्यन अभी करेंगे, रुक जाओ, ठीक, ये सारी वैल्यूज हमें मालूम है। अगर ये सारी वैल्यूज हमें मालूम है, हम इसमें पुट कर दें। अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा R ऑफ n, सॉल्व करके आएगा 0.529, वेरिएबल क्या रह जाएगा n स्क्वायर, और नीचे क्या z, और ये वैल्यू हमने एंगस्ट्रॉम्स में कैलकुलेट की है। तो रेडियस का जो फॉर्मूला निकला है, ठीक, रेडियस का जो फॉर्मूला निकला है वो क्या आया है, देखो इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। m यहाँ n स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर r का स्क्वायर, r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, तो भैया ये नीचे चला गया और r ऊपर आ गया, तो r ऊपर आ गया n स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक, और क्या रहेगा सिर्फ एक n k z e स्क्वायर। समझ में आती मेरी बात? हाँ जी, क्लियर? कुछ गलती करी क्या? हाँ जी, एम ई जी करे हो, कहाँ गलत है, क्या गलती है? ठीक बेटा, ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रखना है और ये सॉल्व करना है हमारे, ठीक। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.059 into n square upon z एंगस्ट्रॉम्स, ठीक। बेटे ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए से इसको मैंने r नॉट लिख दिया। क्या लिख दिया? r नॉट। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ nth शेल is r naught into n square upon z, ठीक, जहां पे r naught की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम हुआ करेगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के सामने आई फॉर द रेडियस, फॉर द रेडियस। अभी बोलो क्या बोलना चाहते हो? सर क्लियर है। हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहे थे आर्यन? सर जो डाउट था वो क्लियर हो गया मेरा। ओके, तो मेरे बच्चों इस तरह से करके हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये रेडियस का फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, ठीक। वो रेडियस का फॉर्मूला हमने डिराइव करके रखा, ये उसका शॉर्ट फॉर्म आ गया और ये उसका शॉर्ट फॉर्म आ गया। तो रेडियस ऑफ n इज इक्वल टू r नॉट इनटू n स्क्वायर बाय z। न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, अभी हम आज सिर्फ क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन थ्योरी। अब फटाफट से y और n लिख के बताओ सारे बच्चे,
कि क्या ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी, क्विकली, यस और नो। चलिए, ओके। तो पहली बात हमने निकाली क्या? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बाद हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। दूसरी चीज निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक, तो दूसरी बात हो गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन एन ऑर्बिट। ठीक, कहानी वहीं से शुरू होगी। ठीक, क्योंकि हमारी कहानी है ही वो कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये मैंने बोला हर चीज की हर दवाई यही है। ठीक, आर से आर कट गया, यहां से हट गया, तो ये फॉर्मूला बन गया था के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। अब की बार मेरे बच्चे क्या निकालना चाह रहे हैं? अब की बार मेरे बच्चे वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो अपन रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। ये मान लो ये इक्वेशन 1 है। नो एज वी नो NBR is equal to NH upon 2 पाई। बेटे जब हमने रेडियस निकाली थी तो हमने वेलोसिटी की वैल्यू यहां से निकाल के पुट की थी। अब वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो भैया जी यहां से रेडियस की वैल्यू निकालिएगा। तो रेडियस आएगा NH अपॉन 2 पाई MB। ठीक, MB नीचे आ गया, बस ये रेडियस आ गया। और इसको हमें पुट करना है किसमें? पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन 1। ठीक, पुट करो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू बोलो NH, और ऊपर चला गया क्या? 2 पाई MV। ठीक, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? न्यूमरेटर इज इक्वल टू MV स्क्वायर। M कट गया, यहां से हट गया, B कट गया तो यहां से भी हट गया। तो बेटा सीधे फॉर्मूला किसका आ गया? V का। ये जो B आई nth शेल की, वो किसके बराबर आई? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ nth शेल का फॉर्मूला आ गया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय NH। ये nth शेल की वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब मेरे बच्चों के की वैल्यू जानते हो 9 इंटू 10 टू पावर 9 यूनिट्स। Z वेरिएबल है, Z एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। N नंबर ऑफ ऑर्बिट है, वो वेरिएबल है, अलग अलग ऑर्बिट के लिए निकालना है। H की वैल्यू 6.626 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ना फटाफट पुट करेंगे। जब यहां पुट करेंगे तो पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास आएगा V ऑफ N is 2.16 into 10 to power 6 into ऊपर रहेगा Z और नीचे रहेगा N।
मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व किए तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.16, और कई बुक्स में इसको 18 लिखा होगा, चलेगा यार, 2.16 2.18 चलेगा मेरे भाई, ठीक। तो 2.16 × 10⁻, या 2.18, कई बुक्स में ऐसे लिखा हो या थोड़ा राउंड ऑफ किया होता है कैलकुलेशन फॉर 2.18 × 10⁻6 Z/n। 2.16 हो 18 हो, कोई खास फर्क नहीं रखने का यार, ठीक, क्लियर। अब बेटा ये जो है, इसको मेरे बच्चों अपन क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बोला V0 लिख लो भाई, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो V of n इज V0 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। अगर ये तो V0 पे डिपेंड करे है, V0 है 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर 18 लिखा, मैंने बोला कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ nth शेल का इज V0 इंटू Z/n, फिर V0 की वैल्यू 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा वेलोसिटी भी निकल गई। देखो रेडियस जब निकालना था फॉर्मूला यही लिया था, इससे mv/nh/2π से हमने रेडियस निकालना था, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के पुट की, वेलोसिटी निकालनी तो रेडियस की वैल्यू निकाल के पुट की, बात करते। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस और नो? देखिए यस समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो क्विकली। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए लास्ट बात, नहीं लास्ट कोई नहीं, अभी तो बहुत सारा लंबा काम है। अब हम डिस्कस करेंगे एक और वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बेटा बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आ सके, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। हमने बोला था ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑर्बिट की काय किया, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में, क्योंकि हर ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी निकालनी। मेरे बच्चों देखो, अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए, ई टोटल, तो वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल एनर्जी होगी किसी चीज की, सर जी वाइब्रेशनल भी होती है सर, पोटेंशियल भी होती है सर, न्यूक्लियर भी होती है सर। अरे इनकी वैल्यूज इनके मुकाबले बहुत नेग्लिजिबल होती है। इसलिए अगर हम ऐसे लिख लें कि टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बात खत्म, बाकी एनर्जीज नेग्लिजिबल है, ठीक। अब देखो बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, वो तुम पढ़े होंगे कभी, 12 mv² होती है, 12 mv² होती है, पढ़े होंगे कभी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक तो नेगेटिव में होती है, क्योंकि वो देनी पड़ती है भाई, वो नेगेटिव में होती है। एक जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, आपस में गप्पे मारने के लिए नहीं बैठे, एक दूसरे को मैसेज सेंड करने के लिए नहीं बैठे, गॉट इट, यहां पढ़ने के लिए बैठे हो तो एक दूसरे को मैसेज सेंडिंग नहीं होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस Q1 Q2, दो चार्जेस के बीच में, डिवाइडेड R। पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। बेटे Q1 Q2 अपॉन R हो गया। Q1 क्या होता है, ZE, ZE, ठीक, और Q2 क्या होगा, E। तो भैया
जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है जी। ऑब्वियसली Q1 इज जेड ई एंड Q2 इज ई, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर हो गया सिर्फ साइन माइनस का। हाँ जी। अब इसको थोड़ा इधर ध्यान दें, ठीक, इसको थोड़ा इधर ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे ऑब्वियसली बेटा यहां पे भी कांस्टेंट लगा होगा, ऐसा नहीं यहां पे भी के होगा, तो हम यहां पे भी के लिख सकते हैं आगे, के दैट ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का होता है, कांस्टेंट होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखें ये वैल्यू हमें जानते थे, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी। हमें पता था कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर होता है, ये आर से आर कैंसिल हो जाता है। अब ये वैल्यू तो देखा जाए क्या है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी है। के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज पोटेंशियल एनर्जी, साइन सिर्फ माइनस का, तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो गई कि नहीं। और एम बी स्क्वायर, अगर ये 2 इधर चल जाए तो 2 काइनेटिक एनर्जी एम बी स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी। क्यों जी? बिकॉज इस 2 को इधर ले जाओ, 2 काइनेटिक एनर्जी एम बी स्क्वायर होगा कि नहीं, तो 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी की जो रेशो है इलेक्ट्रॉन के लिए वो हमेशा -2 होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये बेटा आपको पूछा जाता है आगे आईआईटीज में या कहीं पे भी, ये कंपटीशन पर बड़ी बात पूछा जाता है। पर चलो अपन तो एनर्जी निकाल रहे थे, हम ये जानते थे कि टोटल एनर्जी वाज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो जो ऊपर लिखा। अब बेटे यहां पे देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इज -2 काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस इधर ले जाए तो पोटेंशियल एनर्जी -2 काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं। तो आपको कर देते हैं कि ई टोटल इज -2 काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस का प्लस का आपस में सबट्रैक्ट हो गया, तो इसका मतलब ई टोटल will be equal to minus of kinetic energy. Another very important thing, एक very important चीज आगे देखिए, इसका मतलब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की जो रेशो होगी वो -1 होगी, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, लेकिन साइन उल्टा, लेकिन साइन उल्टा होगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आया। अब यहीं पर बेटे अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 भर दो तो एक बात और समझ लेते हैं कि अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की जगह आप पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 भर दो तो बेटा टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी इसकी रेशो 1/2 हो जाएगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, साइन भी सेम रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हो ना, काइनेटिक एनर्जी को यहां पुट कर सकते हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, और 2 ऊपर चल जाएगा तो टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी 1/2 हो जाएगा ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये बात ध्यान में रखना, फिर रिलेशनशिप ध्यान में रखना, पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -2, टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी -1, पोटेंशियल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। मतलब समझना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी से दो गुना होती है, साइन भी सेम होता है, पर काइनेटिक एनर्जी से भी वो 2 टाइम होती है लेकिन साइन ऑपोजिट होता है, और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, सिर्फ साइन ऑपोजिट होता है।
ठीक, यहां तक तो हम समझ में आ गया हमारे। अब हम निकालेंगे एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसकी जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं अपन। देखो बेटे, अब हमें एक बात यहां से क्लियर हो गई है कि ई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये यहां हमें समझ में आ गया था पूरी तरह से। और काइनेटिक एनर्जी हमें पता था हाफ mv² होता है, ये भी हमें समझ में आ गया। इसका मतलब टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ mv² होती होगी। अभी तुमने मेरे साथ v निकाला था। v नो कि जो v होता है, वेलोसिटी जो होती है, उसका फॉर्मूला अभी 2 मिनट पहले निकाला तुमने। 2 पाई क्या था, 2 पाई kZe² अपॉन NH। ये अभी निकाला ना वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने, अभी थोड़ी देर पहले। वेलोसिटी इज 2 पाई kZe² अपॉन NH। भैया पुट कर दो यार यहां पर। तो पुट किया तो ई टोटल जो आ गया वो क्या हो गया, माइनस हाफ इंटू m इंटू 2 पाई kZe² अपॉन NH का होल स्क्वायर। v की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग v, ठीक है दोस्तों। सॉल्व करते हैं। ई टोटल माइनस हाफ m इंटू 4 पाई स्क्वायर k² e की पावर 4 अपॉन n² h²। क्या कैंसिल हुआ? कुछ भी नहीं सर, सिर्फ यही कैंसिल हुआ। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो कितना आया, माइनस 2 पाई स्क्वायर k² m e की पावर 4 अपॉन n² h²। -2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 k² z²। इसको थोड़ा आगे, इसको पहले लिख देता हूं, उसको बाद में लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। m e की पावर 4 k² z² upon n² h²। So this is the formula of total energy of electron। ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 k² z² upon n² h²। कुछ भी नहीं है बेटा। देखो अपने वेलोसिटी पहले निकाल दी और यहां से हमें समझ में आ गया कि टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और mv² में v को पुट किया जो पहले निकाला था और सॉल्व कर दिया, एनर्जी पुट किया। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है मेरे बच्चों। अगर मान लो कल को आपको पोटेंशियल एनर्जी का बोला होता, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोला होता, तो क्या होता बोलो? पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, यानी -4 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 k² z² अपॉन n² h²। बेटे एक बात ध्यान रखना, के नहीं लिखा हो तो घबराना नहीं, क्योंकि वो सीजीएस में होगा, के की वैल्यू 1 होगी। ठीक, z हाइड्रोजन के लिए 1 हो सकता है, अगर हाइड्रोजन दिया तो उसके लिए z क्या होगा, 1। समझ में आई बात? ये पोटेंशियल एनर्जी। अभी बोलो अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा हो तो बेटा काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ साइन ही चेंज होना है, वैल्यू तो वही रहनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 k² z² अपॉन n² h²। तो बेटा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला,
तो तीनों तरह की एनर्जी निकल गई। अब कोई इसमें दिक्कत हो तो मेरे को बताएं पहले फटाफट, इसकी डेरिवेशन में कहीं कोई दिक्कत हो, फिर आगे अपन और क्लियर करेंगे। जल्दी जल्दी, यस और नो, समझ में आया हाउ टू डिराइव और नॉट? विष्णु आपने नो लिखा मेरे बच्चों, तो विष्णु मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चे? नो प्रॉब्लम, ओके ओके ओके। मैंने सोचा तुमने लिखा नो तो मेरे को लगा शायद कोई प्रॉब्लम हो। चलो एनी, अक्षांश बेटा सब प्रॉब्लम सही है, सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है? मिस्टर अक्षांश, कौन सा लास्ट वन बेटा? देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस होनी थी, इनटू 2 कर दिया, और काइनेटिक एनर्जी सेम होनी थी, सिर्फ साइन चेंज होना था, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का बाकी एज इट इज। और इसमें तो सिर्फ हाफ एम डी स्क्वायर पुट किया अपन ने, और v की वैल्यू हमें तो पहले से पता थी। यहां तो सिर्फ हमने ये निकाला कि भैया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी -2 होती है, और टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, उसको हमने यूज किया है यहां। ठीक, अभी बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ओके, नाउ सबसे पहली बात इधर ध्यान दीजिएगा ताकि समझ में आ सके और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगली बात देखते हैं। देखो बेटे, एनर्जी का फॉर्मूला तो ये आ गया। अब इसमें क्या आपको 2 की वैल्यू पता है? सर जी पता ही है। पाई की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू पता है। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू पता है। के क्या है? परमिटिविटी, वैल्यू पता है। जेड एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। एच वैल्यू पता है ना, एन नहीं पता है ना। तो मेरे बच्चों, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो एनर्जी ऑफ nth शेल, इस सब की वैल्यू पुट करो, सब की वैल्यू पुट करके पाओगे -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू, ऊपर का वेरिएबल होगा z², नीचे का वेरिएबल होगा n², और यह जूल पर एटम में। अगर कल को जूल पर एटम में निकालना है तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सब कांस्टेंट रख के -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू z²/n²। क्लियर? इसी वैल्यू को बेटे अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगी ये वैल्यू। और ज्यादातर हम यही वैल्यू यूज करते हैं क्योंकि सबसे आसान है ना सॉल्व। ठीक, इसी तरह किलो जूल पर मोल में चाहिए तो -1312 इंटू z²/n² किलो जूल पर मोल। ये 3 वैल्यूज आप यूज करेंगे। अगर जूल पर एटम होगी तो -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू z²/n²। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी -13.6 इंटू z²/n²। अगर बेटे किलो जूल पर मोल में होगी -1312 इंटू z²/n² किलो जूल पर मोल। तो सारी वैल्यूज पुट कर दी गई, सारी चीजें निकाल दी गई, पर एक खास बात नहीं समझ में आई। ये क्वेश्चन +1 में आता है, व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। देखो दोस्तों, यहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसमें आ रही है? नेगेटिव में आ रही है कि नहीं? माइनस माइनस माइनस। क्वेश्चन ये है, व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? तो इसके लिए क्वेश्चन का जवाब तुम्हारे से चाहूंगा। बेटा जब हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, आपने मेरी क्लासेस नहीं ली थी,
तो क्या घर बैठे बैठे मुझे गालियां निकालते थे? हैं? या कोई मेरे से मुझे प्यार करते थे किस तरह का? कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन थी क्या? आज तो हो सकता है कई बच्चे गालियां निकालते हो, कई प्यार करते हो, कई बोलते हो मेरे टीचर कोई नहीं है ना, और कोई बोलते हो यार इससे भयंकर आदमी कोई नहीं। ठीक, डिपेंड करता है। वो तब जब हम एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया। उसी तरह से हम ये मान लेते ये एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसकी फार इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर। जब फार इन्फिनिटी पे है तो इसका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं, इसका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं, तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी जीरो, ना कोई अट्रैक्शन ना रिपल्शन, और इसकी वजह से इसकी जीरो, ना कोई अट्रैक्शन ना रिपल्शन, है ना मेरे भाई? समझ रहे हो? सो हमने बोला व्हेन वी टेक इलेक्ट्रॉन फार फ्रॉम इन्फिनिटी, फॉर एट इन्फिनिटी फ्रॉम न्यूक्लियस, इट्स एनर्जी इज टेकन एज जीरो, क्योंकि ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है। ठीक बेटा, एनर्जी बनती कब है? जब कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन हो। अट्रैक्शन खींचेगी तभी उसमें एनर्जी आएगी, तभी वो मूव करेगा। रिपल्शन रिपेल करेगी तभी एनर्जी आएगी, तभी मूव करेगा। तो जब ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज टू बी जीरो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और सॉरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लो ये हमको मूव करने लगता है। If electron starts moving towards nucleus under the electrostatic force of attraction, it has to do some work. अगर भैया इसको चल के जाना है तो काम करना होगा ना, it has to do some work. For doing some work, it needs some energy. तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की तरफ चलेगा अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट हैज टू डू सम वर्क, और काम करने के लिए एनर्जी यूज होगी जो कि पहले से जीरो है। इसका मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी? यूज होने के बाद नेगेटिव हो जाएगी। मतलब भी नहीं समझ में आया। देखो, पुराने समय में साहूकार हुआ करते थे, वो लोगों को कर्ज दिया करते थे। ठीक, तो जब वो लोगों को कर्ज देते थे तो भैया लोगों को उनका नौकर बन के रहना पड़ता था जब तक वो कर्ज चुका ना दे तो। ठीक है जी। अब इसी तरह से यानी वो जो उसे कर्ज लेते हैं वो उसके बाउंड नौकर्स हो जाते थे। जब वो एनर्जी उसको पकड़ा देंगे तो वो छोड़ेंगे। जब वो पैसे 2000 किसने लिए, जब तक वो 2000 चुका नहीं देगा तब तक वो साहूकार का काम करेगा, यानी ही इज बाउंड टू साहूकार। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जब यहां मूव करेगा उसकी अपनी एनर्जी तो जीरो है, तो उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी अरेंज करनी पड़ेगी, तो उसके खाते में वो माइनस लिखी जाएगी। कहने का मतलब ये है उसको अगर बाहर निकलना होगा कल को तो उसे वही एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम। नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है? बाउंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड टू न्यूक्लियस। जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे ना दो तब तक वो बाहर निकल नहीं पाएगा, तब तक उसकी एनर्जी जीरो नहीं बन पाएगी। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इसकी एनर्जी कुछ माइनस में, यानी जितनी एनर्जी इसको दोगे फिर जाके इसकी एनर्जी जीरो बनेगी, फिर उसके ऊपर एनर्जी दोगे तो बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं। यानी माइनस एनर्जी से दो चीजें समझ में आती है। पहली चीज कि इलेक्ट्रॉन इज अ बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम मतलब कुछ एनर्जी से जुड़ा है, जब तक ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर दोगे तब तक ये बाहर नहीं निकल पाएगा। ये पहली बात। और दूसरी बात ये है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, बोलना इफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इज जीरो। नाउ व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस under the force of electrostatics, it has to do some work. For doing some work, it will use some energy which is already zero, so energy becomes negative. यानी कहीं से भी वो एनर्जी लेगा और मूव करेगा, इसको वापस आने के लिए वो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए उसका साइन कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। क्लियर? तो आपने स्कूल में सिर्फ एक ही आंसर लिखना है कि भैया whenever electrons taken as the far infinity from the nucleus, its energy is taken as to be zero. When
electron moves towards the nucleus under the influence of electrostatic force. It has to do some work. For doing some work, it has to use some energy, which is already zero. So its energy becomes negative. Electron use that energy. कहां से? कहीं से भी ली हो उसने, पर वो यूज की, अपनी तो जीरो थी, तो जब ये इसको वहीं दोबारा वापस आना होगा इंफिनिटी पे, तो उसको सारी एनर्जी चुकानी हो जो उसने ली है, तो ऑब्वियसली उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना उतनी, तभी तो बाहर निकलेगा, तभी वो चुकाएगा, तभी बाहर आएगा, तभी इंफिनिटी पे आएगा। इसलिए उसकी अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। पहले कुछ एनर्जी दो, फिर उसकी एनर्जी जीरो हो, जीरो होने के बाद फिर जब बढ़ेगी तो फिर वो बाहर निकलेगा। समझ में आएगी? So when electron is taken at infinity, its energy is taken at zero. If electron starts moving towards the nucleus, it has to lose some energy because it is bound to do some work. So when it performs some work in moving towards nucleus, it has to lose some energy, which is already zero. So energy of electron is taken as negative. That means electron is a bound system. We have to give certain amount of energy for doing some work by electron. Clear? Bolo yes or no? जल्दी लिखो yes or no. ओके, तो एनर्जी का सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। ठीक, अब ये जो 3 डेरिवेशन मैंने तुम्हें करवाई है, ठीक, कौन कौन सी? रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। बेटा 3 टाइम्स अ पीस करनी है, और कल शाम तक, कल आपके पास 10 o'clock कल शाम तक का समय है। आप मुझे व्हाट्सएप पे 3 बार डेरिवेशन करके भेजेंगे। जिसकी डेरिवेशन मेरे पास नहीं पहुंची, संडे को सुबह क्लास नहीं लगाने दूंगा। क्या बोला मैंने? 3 टाइम्स अ पीस, रेडियस की डेरिवेशन, वेलोसिटी की डेरिवेशन एंड एनर्जी की डेरिवेशन। इन तीनों डेरिवेशन को 3 टाइम अ पीस लिख करके अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर मेरे को व्हाट्सएप करना है। कल 10 बजे तक का समय, कल रात 10 बजे, कल रात 10 बजे मैं चेक करूंगा। जिसका नहीं आएगा बेटा परसों सुबह उसको क्लास नहीं लगाने, माइंड। बट अभी खत्म नहीं हुआ। अब कुछ और चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली बात हम करेंगे टाइम पीरियड in completing one revolution. Time period in completing one revolution. Time period in completing one revolution. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास चक्कर काट रहा है ना भाई, तो कितने टाइम में वो पूरा एक चक्कर लगा लेगा, उसको टाइम पीरियड बोला। तो भैया टाइम पीरियड जो होगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? स्पीड या वेलोसिटी बोल लो मेरे दोस्तों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना। अब एक जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r अपॉन v। 2 पाई r अपॉन v। क्लियर? 2 पाई r इज सरकमफ्रेंस, जो डिस्टेंस उसने कवर करना है, और v इज वेलोसिटी। अब देखो बेटा 2 पाई तो ठीक है, r का फॉर्मूला तुमने डिराइव किया। अभी क्या डिराइव किया था? r का फॉर्मूला फटाफट बोलो। n स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m kze स्क्वायर। ये r का फॉर्मूला डिराइव किया था, डिवाइडेड बाय v का फॉर्मूला क्या डिवाइड किया था? क्या किया था बेटा डिराइव? 2 पाई kz e स्क्वायर अपॉन nh। ये ऊपर r है और ये नीचे v है, ठीक है जी?
थोड़ा सॉल्व कर लो, कुछ कटता बटता हो तो काट दो मेरे भाई। है जी, कुछ काटोगे तो काट के क्या होगा कि हमारे पास जब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप काट दीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है जी। और कोई चीज, ये वाला पाई से ये वाला पाई कैंसिल कर दीजिएगा, और कोई चीज, ठीक, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होता। तो t विल बी, ये NH ऊपर चला गया, n का क्यूब h का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है जी, n, यहां पे भी k का स्क्वायर, यहां z, जहां z का स्क्वायर, e का स्क्वायर, e की पावर 4। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये निकल के सामने आ गया। टाइम पीरियड फॉर रिवोल्यूशन इज n का क्यूब अपॉन h का क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर n k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन e की पावर 4। यानी खास बात है कि t जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी तो वैल्यू पता ही है, n का क्यूब अपॉन z का स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे कांस्टेंट है ना हमारे पास, h कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट। तो n का क्यूब और z, ये क्या है, वेरिएबल। तो टाइम पीरियड जो होता है रिवोल्यूशन का, इट इज प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब बाय z का स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, IITs एटसेट्रा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगली बात है फ्रीक्वेंसी। अगली बात क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, नो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, एक पॉइंट से 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर जाएगा, एक पॉइंट से 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी बार मूव कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन को अगर मैं यहां µr लिख दूं या फिर f लिख दूं तो वो पता होता है कि 1/t टाइम पीरियड से उल्टा होता है ना मेरे दोस्तों, पढ़ाई है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन t से उल्टा कर दो, t से उल्टा का फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन e इंटू e का पावर 4 अपॉन n क्यूब h क्यूब। यानी सिंपल बात ये है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर बाय n का क्यूब। ये लॉजिक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन हो गई, ठीक है दोस्तों। लास्ट बात, नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स बनाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में। आप सिंपली इसको ध्यान में रखना, n, ये आगे सॉल्व करके बताऊंगा मैं, आगे एक आता डी ब्लॉगली, वहां पे सॉल्व करके बता दूंगा, अभी आपको प्रॉपरली समझ नहीं आएगा, ठीक। तो याद रखना, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। यानी अगर मैं पूछूं फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा, बोलना 1, सेकंड में कितनी बनाएगा, बोलना 2, थर्ड में कितनी बनाऊंगा, बोले 3, बस नंबर ऑफ वेव्स। मेरे बच्चों, आज मैंने न्यूमेरिकल्स को हाथ नहीं लगाया है, इसका कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं करवाया है, सिर्फ थ्योरी और इसकी डेरिवेशंस करवाई है। बेटा आज के डे में आपके ऑनलाइन 10,000 टीचर पढ़ा रहे हैं। बेटा जो मैंने तुम्हें डाटा दिया है पूरा, इस पूरे डाटा तक अगर पहुंच जाएगा तो मिलेगा। आपका टीचर सिंपल नहीं है, याद रखना, ठीक, समवट स्पेशल। जितना मैं तुम्हें करवाऊंगा ना बेटा, जितने क्वेश्चंस, जितना कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा, उतना कॉन्सेप्ट कोई कराएगा तो मेरे को जरूर बोलो। अभी मैंने इसकी